अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। मुफाहमत नहीं, वसी तर मुफाहमत। शहबाज शरीफ अपने बयानिए पर कायम है और कल उन्होंने इंटरव्यू दिया जियो के एंकर सलीम साफ़ी को, और अपने इस इंटरव्यू में सलीम साफ़ी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने घुमा के रख दिया, और इस हद तक उनको घुमाया कि सलीम साफ़ी साहब बहुत सारे सवालात या तो उनसे पूछ नहीं सके या उनके जहन से निकल गए, और शहबाज शरीफ साहब के दिल में जो आया वो बोलते रहे। और इंटरव्यू को इनफैक्ट उन्होंने ख़ुद ही स्टीयर किया, जिधर चाहते थे वो इंटरव्यू के रुख को मोड़ के ले जाते थे, और सलीम साफ़ी साहब एक बेबस तमाशाई की तरह बैठे रहे। अगरचे वो जिस वक्त उन्होंने ये अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर इस इंटरव्यू का ऐलान किया था, तो उन्होंने जो उसके टीज़र फेंके थे वो बड़े दिलचस्प थे। उन्हीं टीज़र्स की बुनियाद पर मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने वीलॉग्स किए, लेकिन जब इंटरव्यू देखा तो समझ में ये आया कि ये इंटरव्यू के टीज़र कुछ और थे, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू ने कुछ बातों को वाज़े कर दिया। एक बात तो वाज़े ये हो गई कि शहबाज शरीफ साहब अपने जो मुफाहमत के बयानिए पर कायम हैं, डटे हुए हैं, बल्कि वो सिर्फ मुफाहमत नहीं बल्कि उससे अगली स्टेज की बात कर रहे हैं, वो वसी तर मुफाहमत की बात कर रहे हैं, वो ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। और इंटरव्यू के आगाज़ में सलीम साफ़ी साहब ने जब उनसे इस्तीफ़े के बारे में पूछा तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि आपको मेरी बजट स्पीच अगर याद हो तो मैंने अपनी बजट स्पीच का आगाज़ इस जुमले से किया था कि अगर गरीब की जेब खाली है तो समझ लें बजट जाली है। और आपके मेरे इस बात में ही आपके सवाल का जवाब है, यानी ये ख़बर जाली है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर जो बात की है वसी तर मुफाहमत की, इसका ज़िक्र हम पहले भी सुन चुके हैं, और ये ज़िक्र उस वक़्त सामने आया था जब एक सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कोट लखपत जेल में जाकर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाहर आकर वो अपना फार्मूला यानी कि ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन का फार्मूला लेकर दर दर भटकते रहे थे, लेकिन किसी ने उस फार्मूले को घास नहीं डाली थी। और शहबाज शरीफ साहब अभी तक यानी कि जो उस मुलाकात के अंदर जो मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ उनकी हुई थी कोट लखपत जेल के अंदर, उस मुलाकात के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ गुफ्तगू की वो यकीनी तौर पर इस मुफाहमत के बारे में थी। और इस मुफाहमत का जो बुनियादी पहलू शहबाज शरीफ साहब ने आगाह किया, जिससे वो ये है कि माजी को भुलाकर, माजी की तमाम तलखियों को पीछे छोड़कर आगे जाया जाए, और आगे जाते हुए पाकिस्तान का कोई भला सोचा जाए, गरीब आदमियों के दुख दर्द का मदावा किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक, शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक, माजी को फरामोश करके ही आगे जाने में वो रास्ता है जिसके ज़रिए पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों से सरफराज हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हुकूमत है वो हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून जब भी कोई बात करती है या अपोजिशन जब भी कोई बात करती है तो वो उस पर NRO का ठप्पा लगा देते हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब के मुंह से चूँकि NR का लफ्ज़ तो खुद ही निकल चुका ना, यानी नेशनल रिकन्सिलिएशन का, अब इसके अंदर O उन्होंने ख़ुद लगा देना है हुकूमती हलकों ने, और उसके बाद दोबारा से इस इंटरव्यू को लेकर और इस बात को लेकर ये पहलू सामने आएगा कि देखें हम गलत नहीं कहते थे, ये अपोजिशन हमसे सिर्फ NRO ही मांग रही है, क्योंकि माजी भुलाने का मकसद और मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपोजिशन के जो करप्शन के केसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, और करप्शन के केसेस ख़त्म करना ही उनके नज़दीक एक मुफाहमत है। जबकि मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ साहब ने ये बात नहायत साहत के साथ बयान करते हुए उन तमाम गलतियों और कोताहियों का भी जिक्र किया जो माजी के अंदर सियासतदान कर चुके हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ आला कार बन चुके हैं। और इसका उन्होंने ना सिर्फ बरमला इतराफ़ भी किया बल्कि इस पर अफसोस का भी इज़हार किया, और उनका ये कहना था कि हम माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ आले कार बन के हमने एक दूसरे की हुकूमतों के गले काटे हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी किया, हमने एक ऐसी सियासत की बुनियाद डाली थी जो एक दूसरे पर दशनाम तराजी और लेग पुलिंग की बुनियाद पर थी, और उस सियासत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। लिहाजा हम फिर अगर उसी रविश पे चलेंगे तो हम फिर किसी न किसी के आला कार बनेंगे, और अब हम आला कार नहीं बनना चाहते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उनकी इस बात के अंदर ही एक और सवाल पैदा होता है कि अव्वल तो ये रिकन्सिलिएशन की बात होगी कैसे, इसका आगाज़ कैसे होगा, इसको कौन से फोरम के ऊपर इसको एड्रेस किया जाएगा, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि जब हमने मुफाहमत की बात करनी है, अपोजिशन के साथ बात करनी है, हुकूमत उसके अंदर स्टेक होल्डर है, अपोजिशन
उसके अंदर स्टेक होल्डर है, मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर स्टेक होल्डर है, जुडिशरी उसके अंदर स्टेक होल्डर है, प्रेसिडेंट का ऑफिस उसके अंदर स्टेक होल्डर है। तो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में लेके आना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जुडिशरी तो आएगी नहीं, क्योंकि उसका एक आइनी दायरा कार बड़ा वाज़ेह है कि जनाब हमारा काम तो अगर आइनी मसला है तो आइन की तशरीह करना है, और दूसरा मामला हमने इंसाफ फराहम करना है। लेकिन इस पूरे पावर स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशरी का भी एक रोल है, और जुडिशरी भी किसी न किसी जगह पर कभी ना कभी आला कार बनी है, और ख़ुद बहुत सारे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के इस बात की निशानदेही करते हैं कि यहाँ पर आला कार बनने का सिलसिला भी जारी था। अब देखना यह है कि इस प्रोसेस का आगाज़ कैसे होता है, और क्या इस प्रोसेस के ज़रिए फिर दोबारा अपोजिशन आला कार बनने जा रही है, और अगर बनने जा रही है तो किसके ख़िलाफ़? यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ बनेगी। और अगर इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये स्टेज को सेट होना है तो फिर इमरान खान साहब क्यों इस स्टेज को सेट होने देंगे? यकीनी तौर पर वो इसके अंदर रुकावटें पैदा करेंगे, और रुकावटें उनको पैदा भी करनी चाहिए। अलबत्ता जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी नवाज़ शरीफ साहब के साथ अपनी वाबस्तगी का भी इज़हार किया, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब नवाज़ शरीफ जेल गए तो मैं भी जेल गया, जब वो अटक के ले गए मैं भी अटक के ला गया, जब वो अटक जेल गए मैं भी अटक जेल गया, जब वो लांडी जेल गए मैं भी लांडी जेल गया, जब वो पाकिस्तान से उनको जिला वतन किया गया तो मैं भी जिला वतन हुआ। उन्होंने एक खासी तफसील से इस बात का इजहार किया कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ साथ मेरी भी बहुत कुर्बानियाँ हैं, और इन कुर्बानियों का ज़िक्र करना और इस तरीके से ज़िक्र करना कि बिल्कुल नवाज़ शरीफ के एट पार अपने आप को रखना, ये भी खासी इसके अंदर भी कुछ निशानियां मौजूद हैं, और इन निशानियों की आने वाला वक्त यकीनी तौर पर तशरीह ज़रूर करेगा। अलबत्ता इस इंटरव्यू का जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प पहलू था वो सलीम साफ़ी साहब थे, और सलीम साफ़ी साहब इस पूरे 50 मिनट के इंटरव्यू के अंदर बेबसी की तस्वीर बने रहे, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब को जिस पिच पर लाना चाहते थे शहबाज शरीफ साहब इस पिच पर नहीं है। और मुझे ये लगता है कि इस इंटरव्यू से पहले इस बात को तय कर लिया गया था कि सलीम साफ़ी साहब इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे जिससे कोई टकराव का पहलू निकलता। अदरवाइज़ सलीम साफ़ी साहब उनसे ये सवाल ज़रूर पूछते कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मरीम साहिबा ने जो बयानिया अपनाया, क्या आप उस बयानिए पर कायल हैं? क्या मरीम साहिबा ने जब 5वां सूबा आज़ाद कश्मीर को बनाने की बात की तो आपका क्या ख्याल है कि इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए? सलीम साफ़ी साहब उनसे ये भी पूछ सकते थे कि इंतखाबी नताइज के ऊपर आपकी क्या राय है, लेकिन सलीम साफ़ी साहब ने इस बारे में कोई राय नहीं उनसे पूछी। सलीम साफ़ी साहब ये भी पूछ सकते थे शहबाज शरीफ साहब से कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की जो क़यादत है, ये बार बार आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात आयद कर रही है। क्या आपकी नज़र में आज़ाद कश्मीर के अंदर धांधली हुई, और अगर धांधली हुई तो अब आपकी क्या मुस्तकबिल की पेशबंदी होगी? क्या आप मुस्तकबिल के अंदर ये आज़ाद कश्मीर में के इंतखाबात में होने वाली धांधली के नतीजे में कोई एहतजाजी तहरीक चलाएँगे? सलीम साफ़ी साहब ने इसके ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब से एक मरतबा भी बात करने की कोशिश नहीं की। सलीम साफ़ी साहब उनसे ये भी पूछ सकते थे कि पंजाब के अंदर और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ये जो 12 महाजर सीटें थीं आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए, इस 12 में से 9 सीटें मुस्लिम लीग नून क्यों हारी? और ये जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब पर और हमज़ा शहबाज साहब पर कि उन्होंने पंजाब की सीटों को जीतने के लिए, पंजाब की सीटों पर काम करने के लिए ज़रा सी तवज्जो नहीं दी, और ये जो सीटें हारी हैं ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ और हमज़ा साहब पर इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि उसके जवाब में ये जो है मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है, ये दलील पेश की जा रही है कि मरीम साहिबा तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी कैंपेन चला रही थी, लिहाजा आप तो इधर लाहौर में मौजूद थे, आप तो पंजाब में मौजूद थे, आपको महाजर सीटों के ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए था, और इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। इस इंटरव्यू के अंदर डस्का इलेक्शन, हैरान कुन तौर पर डस्का इलेक्शन जो भी चंद दिन पुरानी बात है, इसके ऊपर भी एक मरतबा सलीम साफ़ी साहब ने उनसे राय तलब नहीं की कि ये डस्का PP38 का जो इलेक्शन है यहाँ पर क्या बना। ये जो सियालकोट रीजन है, ये जो गुजरांवाला डिवीज़न है,
یہ مسلم لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اس گڑھ کے اندر آ کر پی ٹی آئی کی طرف سے جو خوش اختر سبحانی صاحب کے انتقال سے خالی ہونے والی سیٹ تھی، وہ سیٹ پی ٹی آئی کیسے ہاری اور کیا وجہ ہے کہ جس طریقے سے سیدہ نوشین افتخار کے الیکشن کے موقع پر حمزہ شہباز صاحب 4 دن جا کر الیکشن سے پہلے ڈسکا کے اندر بیٹھے رہے تھے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے جو وارڈ وائز تمام جو مسلم لیگی کارکنان تھے اور مسلم لیگی عہدیداران تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اور ان کو اس الیکشن کے لیے متحرک بھی کیا تھا، موٹیویٹ بھی کیا تھا، اور ان کو اپنے اپنے جو حلقہ احباب ہے، اپنی جو ذات ہے، جو برادری ہے، وہاں تک بھی ان کو پہنچنے کی، رسائی کرنے کی اور ان کو قائل کرنے کی ذمہ داریاں سونپی تھیں۔ تو اس الیکشن کے اندر ایسا ہوتا کیوں نظر نہیں آیا؟ شہباز شریف صاحب نے اس معاملے پر بھی ذرا سی بات نہیں کی۔ شہباز شریف صاحب سے نہ پوچھا گیا، نہ شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات کی، جس کی وجہ سے مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اس انٹرویو کا مقصد صرف اور صرف 2 نکات کی وضاحت کرنا تھا، جو میری رائے ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ میرے جو استعفے کی خبریں ہیں یہ جعلی طور پر پھیلائی جا رہی ہیں، اور اگر مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے یہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں تو پھر یہ وضاحت بھی بنتی تھی کہ وہ کون سے حلقے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کون سے حلقے ہیں جہاں سے یہ خبر آ رہی تھی۔ اب شہباز شریف صاحب کو اس کی بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ اور دوسرا نقطہ جو ان کے انٹرویو کا اساس تھی، جو بنیاد تھی، وہ تھی مفاہمت کا بیانیہ، اور مفاہمت کے بیانیے پر شہباز شریف صاحب اس وقت بھی قائم نظر آتے ہیں اور اس پر اپنی بات پر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کا جو فارمولہ ہے یہ بہت براڈ بیس ہے، اور اس کے اوپر وہ اپنے بھائی کو یعنی نواز شریف صاحب کو، ان کی صاحبزادی یعنی مریم نواز صاحبہ کو، اور دیگر جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس کو کس حد تک اپنے موقع پر آمادہ کر سکیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ البتہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو بیانیے کی تکرار یا بیانیے کا تناؤ یا بیانیے کی جو لڑائی ہے، اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، یہ کہہ کر کہ میرا یہ نیریٹو ہے اور میں اپنے اس نیریٹو پر قائم ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو مزاحمت والا بیانیہ ہے، وہ جو ٹکراؤ والا بیانیہ ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے سامنے آتی ہے، یا وہ مفاہمت کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ یقینی طور پر نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کب صادر کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔